चलिए स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, जब हम फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि हमें दो टाइप के फैक्टर्स याद करने हैं। एक तो हम याद रखेंगे यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स में एनसीईआरटी ने 4 फैक्टर पढ़ाए हमें। फर्स्ट बताया है लाइट, सेकंड है CO2, थर्ड है टेम्परेचर और फोर्थ है बच्चे वाटर। वहीं दूसरे जो फैक्टर्स हैं उन्हें बोला गया है इंटरनल या फिर प्लांट फैक्टर्स। इसमें जैसे हम लीफ की फैक्टर की बात कर लें, हम कहेंगे लीफ के साइज की बात कर लें, हम लीफ की एज की बात कर लें, हम लीफ का ओरिएंटेशन देख लें, हम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की बात करें, साथ ही साथ हम देखें इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, है ना, और स्टोर फूड की अमाउंट। ये इंटरनल फैक्टर्स में आए। जैसे लीफ का साइज अगर बड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा, लीफ का साइज छोटा तो फोटोसिंथेसिस कम। लीफ की एज अगर ज्यादा है मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो गया है, हाँ, कम हो गया है। और अगर लीफ की एज कम है तो इसका मतलब यंग लीफ ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं। लीफ के ओरिएंटेशन की बात है, इसमें आपको डाइकोट और मोनोकोट का कॉन्सेप्ट याद करना है कि जो डाइकोट्स होते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो अर्थ के क्या रहती हैं, पैरेलल, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है। मोनोकोट की लीफ अर्थ के क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर, यूं 90 डिग्री पर, तो ऊपर से जब लाइट गिरती है तो एब्जॉर्प्शन एरिया कम रहेगा। क्लोरोफिल की अमाउंट अगर ज्यादा है तो ग्रीन लीव्स हैं तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगी। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाए तो आपको समझना होगा कि स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ये मैं यहां पर आपको समझाऊंगा भी इसके बारे में आज। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है स्टोर फूड के बारे में कि अगर स्टोर फूड की अमाउंट ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम है, और अगर स्टोर फूड की अमाउंट कम है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा है। अब यहां देखो, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल या प्लांट फैक्टर्स की तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है कि इंटरनल फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस। अब आप बताइए कि भाई ग्रोथ ऑफ प्लांट तो हमें समझ में आता है कि अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी है तो इंटरनल फैक्टर्स भी अच्छे होंगे, ये तो बात नॉर्मल सी है ना। ग्रोथ अच्छी, इंटरनल फैक्टर अच्छे। ग्रोथ अच्छी नहीं, इंटरनल फैक्टर अच्छे नहीं है। लेकिन यहां जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का मतलब क्या है, तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का मैं मतलब आपको समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लांट है, ये प्लांट है मान लीजिए मैंगो का, ठीक है। इस मैंगो प्लांट से सीड बनेगा और जब ये सीड आगे जर्मिनेट करेगा तो नया बनने वाला जो प्लांट होगा ना बेटा, वो प्लांट भी कैसा होगा, तो हम बताएंगे वो प्लांट भी मैंगो प्लांट ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैंगो प्लांट के सीड से मैंगो का प्लांट ही डेवलप हो रहा है। मतलब जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो उसी प्लांट के जा रहे हैं जिस प्लांट का वो सीड है। मतलब मैंगो के प्लांट से किसी और के प्लांट का डेवलपमेंट नहीं होना। इसका मतलब सीधा सा ये निकल के आता है कि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो था, उस एम्ब्रियो के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी वजह से प्लांट फैक्टर ऑलरेडी पहले से ही प्री डिसाइडेड है। तो ऐसे प्लांट फैक्टर्स जो ऑलरेडी जेनेटिक मटेरियल की वजह से पहले से ही प्री डिसाइडेड होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हम जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस में रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का बेसिकली मतलब यहां पर ये है। दूसरा आपको यहां समझना होगा बच्चे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो आप बताइए कि हमें यहां याद करना है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
आपको यह भी बताना है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन। ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। इस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आप बताइए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट पर आप बताइए कि लाइट आ रही है, इस प्लांट को CO2 मिल रही है और ये प्लांट वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। कहां से? तो हम बताएंगे सॉइल से। तो आप बताइए ये तीनों एक्सटर्नल फैक्टर हैं। सबसे पहले तो ये बात याद करनी है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज गिवन फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, अब आप बताइए कि ऐसे एग्जांपल ले लूं मैं, यहां पर मैं कहूं कि लाइट आ रही है 1, CO2 मिल रही है 2, वाटर मिल रहा है 3। तो आप बताएंगे तीनों में से सबसे कम कौन है? तो हम कहते हैं तीनों में से सबसे कम है लाइट, है ना। तो आप बताएंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखो समझना ही एक बात को, अफेक्टिंग फैक्टर तो ये तीनों ही हैं, लाइट भी, CO2 भी और वाटर भी, अफेक्टिंग तो तीनों ही है। मतलब फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट तो तीनों ही कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट तो तीनों का ही आ रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि जो लाइट है वो कम है, CO2 उससे ज्यादा है, वाटर उससे ज्यादा है। तो आप बताइए कि जो सबसे कम होगा ना, रेट उसी पर डिपेंड करती है। मतलब रेट उस फैक्टर पर डिपेंड करेगी जो अपनी ऑप्टिमम वैल्यू से कम होगा। तो आप बताइए यहां पर कम कौन है? तो हम बताएंगे यहां पर कम है जी लाइट। लाइट कम है तो रेट किस पे डिपेंड कर रही है? लाइट पर, है ना। इसका मतलब अगर मैं लाइट को 1 से कम करूंगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और 1 से ज्यादा करूंगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से लाइट को 1 से कर दिया 2, तो आप बताएंगे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। फिर मैंने इसको 2 से आगे 3 किया तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब लाइट जितनी चाहिए थी वो मिल गई। अब बताइए CO2 कम रह गई, लाइट की कंपेयर में अब CO2 कम रह गई। तो अब हमने CO2 को 2 से क्या कर दिया 3, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। इसको 3 से क्या किया 4, तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। ऐसे फिर आप बताइए कि हमने इस वाटर को यहां से क्या किया 3 से 4, तो फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। 4 से क्या किया 5, तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ा। इसका मतलब यह हो गया है कि पहले लिमिटिंग लाइट था क्योंकि लाइट की अमाउंट कम थी, फिर लिमिटिंग CO2 हो गया, फिर उसको हमने पूरा किया तो लिमिटिंग वाटर हो गया। इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर कभी फिक्स नहीं होता, होता एक ही है। अफेक्टिंग फैक्टर सारे हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूं। आप बताइए अफेक्टिंग फैक्टर्स तो सारे ही हैं, सारे ही अफेक्टिंग फैक्टर हैं, लेकिन लिमिटिंग कोई एक है। और लिमिटिंग कौन होगा? जो अमाउंट में कम होगा। अब सबसे पहले अमाउंट में कम कौन था? तो हम कहते हैं लाइट। उसके बाद अमाउंट में कम कौन हुआ? CO2। उसके बाद कौन कम हुआ? वाटर। तो आप बताइए अफेक्टिंग फैक्टर सारे ही हैं, लेकिन लिमिटिंग वो होगा जो अपनी ऑप्टिमम वैल्यू से कम होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को एनसीईआरटी ने इटैलिक करके लिखा है कि व्हेन any biochemical process affect by more than one factors, then rate depends on the factor which present at their minimum value, and this factor limit the rate of the photosynthesis, and rate of the process directly depends on the amount of this factor. If you increase the amount of the factor, then the rate increased also. If you decrease the amount of the factor, then the rate डिक्रीज ऑल्सो। मतलब डायरेक्ट उसी पे डिपेंड करेगा, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। और आपको यह भी बताना है कि लिमिटिंग फैक्टर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बात सोच के देखिए कि भाई अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अपने घर में बगीचे में गमले में पौधे लगे होते हैं, उनमें ज्यादातर प्लांट C3 प्लांट्स हैं। और आप बताइए C3 प्लांट्स के लिए CO2 हमेशा लिमिटिंग होती है, चाहे आप सारी चीजें अगर नॉर्मल कर दोगे ना उसके लिए। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि इन ए क्लियर डे, क्लियर डे का मतलब हो गया यहां साफ सुथरे दिन की बात है, एक सुहावना दिन है, प्रॉपर हवा चल रही है, प्रॉपर लाइट मिल रही है, प्रॉपर टेम्परेचर है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, सही है। आप एक C3 प्लांट को जाके अगर आप पूछते हैं कि भाई आपके लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन है, तो C3 प्लांट कहता है मेरे लिए लिमिटिंग फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड है, हमेशा है। क्यों है वो मैं आगे क्लियर करने वाला हूं आपको। लेकिन उसी प्लांट के लिए लाइट लिमिटिंग हो सकती है अगर बादल हो जाए तो, क्योंकि अगर क्लाउड्स आ गए ना तो लाइट प्रॉपर नहीं मिलती। इसका मतलब अब उस प्लांट के लिए लिमिटिंग कौन हो गया? तो हम कहते हैं उस प्लांट के लिए लिमिटिंग लाइट हो गया। इसका मतलब फैक्टर जो होता है लिमिटिंग वो चेंज होता रहता है। घना जंगल है ना, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, उसमें बड़े बड़े पेड़ हैं, उन बड़े पेड़ों के लिए लिमिटिंग फैक्टर कौन रहेगा?
हम कहेंगे उन बड़े पेड़ों के लिए लिमिटिंग फैक्टर CO2, क्योंकि बड़े पेड़ C3 प्लांट्स होते हैं, लाइट उनको ऊपर से प्रॉपर मिल रही है क्योंकि पेड़ बड़ा है। लेकिन उस बड़े पेड़ की छाया में उगने वाला जो छोटा प्लांट है ना बच्चे, उसके लिए बोलो लाइट लिमिटिंग है, उसके लिए CO2 लिमिटिंग नहीं रहेगी क्योंकि वो छाया में उग रहा है, शेडी प्लांट है। ऐसे ही अगर रेत के टीलों पर आप चले जाओगे तो बच्चे वहां के जो प्लांट्स हैं उनके लिए वाटर लिमिटिंग फैक्टर होगा। तो आप बताइए एनवायरमेंटल कंडीशन बदल जाने पर लिमिटिंग फैक्टर बदल जाता है। अफेक्टिंग फैक्टर सारे ही हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, अफेक्टिंग फैक्टर तो सारे ही हैं, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर कोई एक ही होता है एक टाइम पे, ये इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। और एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, लाइट की। अब हम सबसे पहला जो फैक्टर पढ़ने वाले हैं उस फैक्टर का नाम है लाइट। आप बताइए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक फोटोसिंथेसिस चलता है, इसे हम PAR का नाम देते हैं। इसमें 7 रंग हमने पढ़े थे विबग्योर के नाम से। इसमें रेड और ब्लू को हमने मोस्ट एक्टिव बताया था, ग्रीन कलर में हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस बहुत कम होता है। TW एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट के साथ हमने इसके बारे में बात करी थी। ये बातें तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लाइट की बात करते हैं तो आपको बताना है कि यहां 3 फैक्टर लाइट के और आपको याद करने हैं। एक तो आपको याद करना है लाइट इंटेंसिटी, एक आपको याद करना है लाइट क्वालिटी। आप लाइट क्वालिटी को वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। और तीसरा आपको याद करना है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर ऑफ लाइट ऑन द प्लांट, कि भाई प्लांट पर लाइट कितने टाइम तक गिरती है, ये आपको यहां पर याद करना है। ठीक है, 3 चीजें। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि आप कितने फोटोन प्लांट पर गिरा रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स, कि आप कितने फोटॉन्स प्लांट पर गिरा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हम किसको बोल रहे हैं, लाइट इंटेंसिटी को। अब आप देखिए तीनों ही फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर हैं और तीनों ही लाइट के फैक्टर हैं, ये भी आपको समझना है। लेकिन आप समझिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि विच वन लाइट फैक्टर नोट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट नहीं करता, तो उसमें ऑप्शन जो से हो, एक तो आपके पास हो इंटेंसिटी, दूसरा ऑप्शन हो आपके पास क्वालिटी, है ना, ऐसे तीसरा ऑप्शन आपके पास हो ड्यूरेशन, और चौथा ऑप्शन आपके पास हो नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि बच्चा इसमें आंसर क्या करेगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो तो कहता है कि ये तीनों इफेक्टिव फैक्टर हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है, फोटोसिंथेसिस पूरे प्रोसेस का नहीं, केवल रेट का क्वेश्चन है। और जब भी रेट का क्वेश्चन आएगा ना बच्चे, तो हम आंसर इसका करेंगे ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं करती। तो सबसे पहली बात बच्चे के दिमाग में यही आती है कि ड्यूरेशन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कैसे नहीं करता। तो आपको मैं समझाता हूं। आप सोचिए किसी प्लांट पर लाइट हमने 1 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक और 3 से 4 बजे तक गिराई। इसका मतलब यहां पर लाइट 1 आवर, यहां पर लाइट 1 आवर, यहां पर लाइट 1 आवर, मतलब टोटल 3 आवर्स लाइट गई है। आप बताइए कि आपको बेसिकली यहां स्टडी ड्यूरेशन के बारे में करनी है। तो एक बात याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में भी ये बात आप पढ़ेंगे कि जब आप मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल फैक्टर में से किसी एक फैक्टर को स्टडी करते हैं तो बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आपको कांस्टेंट करना होता है। जैसे मैं यहां नंबर ऑफ फोटॉन्स मान लेता हूं 100 फोटॉन्स, और इंटेंसिटी मान लेता हूं 690 नैनोमीटर की। ठीक है, फोटॉन कितने 100, और इंटेंसिटी कितनी, वेवलेंथ कितनी 680 की। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मैंने कहा कि ये लाइट मैंने इस प्लांट पर 1 घंटे गिराई। 1 घंटे गिराने के बाद यहां बताइए आप 100 ग्राम फूड बन गया। फिर आप बताइए इसी लाइट को हमने फिर दूसरे घंटे में गिराया, तो फिर आप बताइए यहां पर फिर से 100 ग्राम फूड बन गया। फिर इसी लाइट को आप बताइए कि यहां पर हमने तीसरे घंटे में गिराया, तो तीसरे घंटे में गिराने पर यहां पर फिर से 100 ग्राम फूड बन गया। तो अगर आप यहां रेट देखेंगे ना, तो रेट कांस्टेंट चल रही है 100 ग्राम पर आवर, 100 ग्राम पर आवर। लेकिन आप बताइए कि ड्यूरेशन रेट को अफेक्ट क्यों नहीं कर रही, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा,
बच्चा कहता है अगर रेट कांस्टेंट है और रेट जो है वो ड्यूरेशन जो है वो रेट को अफेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप ड्यूरेशन को अफेक्टिंग फैक्टर में पढ़ा क्यों रहे हो? आप बताइए कि ये टोटल प्रोडक्शन को तो अफेक्ट कर रही है। अगर आप यहां टोटल प्रोडक्शन देखेंगे तो आप बताएंगे 100 ग्राम 1 घंटे बाद, 200 ग्राम 2 घंटे बाद, 300 ग्राम 3 घंटे बाद। मतलब ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो तो इफेक्ट हो रही रहा है, ये समझना होगा आपको। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरेशन से इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन क्या इफेक्ट हो रहा है हम बताएंगे, टोटल प्रोडक्शन तो इफेक्ट हो ही रहा है। साथ ही साथ एक छोटी सी बात और याद रखिए आप, जैसे हम बताएं कि भाई लाइट की बात कर रहे हैं हम, यहां पर ये सनलाइट है, सनलाइट कहां आ रही है, तो हम कहेंगे कि भाई सनलाइट अर्थ पर आ रही है। अर्थ पर जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको आप मान लीजिए 100%। तो आप बताइए कि यहां पर जो प्लांट्स हैं कैन यूज 1 to 2% लाइट। ये ध्यान रखना आप कि जो सनलाइट टोटल होती है उस टोटल सनलाइट में से प्लांट कितनी लाइट यूज कर पाते हैं, तो हम कहते हैं 1 से 2%। लेकिन कैन मैक्सिमम यूज, वो आप बताएंगे टोटल सनलाइट का 100% का जितनी अर्थ पर आ रही है उसका 10% मैक्सिमम यूज किया जा सकता है इस अर्थ पर, इससे ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता। जनरली आप यूज करते कितनी है, हम कहते हैं जनरली हम यूज करते हैं 1 से 2%। आप यूज कर कितना सकते हैं आप बताइए? मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं 10%। तो मैक्सिमम सैचुरेशन फोटोसिंथेसिस का 10% ऑफ सनलाइट पे आ जाता है। लेकिन आप बताइए कि इस अर्थ पर अभी तक जो प्लांट्स हैं वो यूज 1 से 2% ही लाइट कर पा रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लाइट ही चल रहा है, तीनों चीजें मैंने बता दी हैं, लाइट इंटेंसिटी, लाइट क्वालिटी और लाइट ड्यूरेशन के बारे में। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आगे एनसीईआरटी में दिए गए ग्राफ के बारे में। लाइट का एक ग्राफ दिया एनसीईआरटी ने, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने हमें लाइट इंटेंसिटी का एक ग्राफ दिया है। अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर एनसीईआरटी लिखती है लाइट इंटेंसिटी और वाई एक्सिस पर एनसीईआरटी ने लिखा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप इसे CO2 फिक्सेशन रेट भी कह सकते हैं। आप बताएंगे भाई जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है, और एक पॉइंट पे जाके ये रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन करके दिया, जैसे ए, यहाँ लिखा बी, इधर लिखा सी, इधर लिखा डी और इधर लिखा ई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ए बी सी डी यहाँ पर क्या है, तो आप बताइए डी वो लाइट इंटेंसिटी है जिस पर कि ई मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिलता है। ये तो हमें समझ में आ ही रहा है ग्राफ से। तो बेसिकली हमें जो बात यहां समझनी है वो बात हमें समझनी है यहां पर किसके बारे में, तो हम कहते हैं ए बी और सी के बारे में। ए जो है ना, ए ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां लाइट लिमिटिंग है, लाइट एज लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि ए वाले एरिया में आप देखो जैसे जैसे आप लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर लो लाइट है ना, ये एरिया लो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। फिर आप बताइए सी वाले एरिया में जाके क्या हुआ? सी वाले एरिया में जाके हुआ कि लाइट आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर दीजिए, रेट इंक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब अदर, अब क्या हो गया है कि अदर फैक्टर एज लिमिटिंग। अब लाइट लिमिटिंग नहीं है, कोई दूसरा फैक्टर है जो यहां पर क्या हो गया है, लिमिटिंग हो गया। क्योंकि लाइट अगर लिमिटिंग होती तो रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहती। फिर बात आती है कि बी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बी देखिए, इस पॉइंट से ठीक पहले रखा है एनसीईआरटी ने। इसका मतलब है ये उस ट्रांजिशन फेज को शो कर रहा है कि जब लाइट क्या हो रही है, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम तो लाइट इस पॉइंट पर हुई है, लेकिन बी को एनसीईआरटी ने थोड़ा सा पहले रखा है। इसका मतलब यहां एनसीईआरटी शो करना चाह रही है कि जो बी पॉइंट है यहां पर लाइट तो ऑप्टिमम हो रही है और कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो रहा है। लाइट तो ऑप्टिमम हो रही है और कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो रहा है ना, उस ट्रांजिशन फेज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप बताइए कि लो लाइट पर लाइट इंटेंसिटी
and CO2 fixation rate show a linear relationship। ये बात ध्यान रखिएगा, सही बात है। CO2 फिक्सेशन रेट ये है और लाइट इंटेंसिटी दोनों एक लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप लाइट इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है ना। अब आप देखिए सी वाले एरिया में आप लगातार लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। बोलो एक टाइम के बाद लाइट इंटेंसिटी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सडन डिक्रीज हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट पे जाके रेट सडन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो आप बताइए बियॉन्ड, इसको बियॉन्ड सीधा ना लिख के ऐसे लिखो, इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट causing breakdown of chlorophyll and rate decreased। और आप बताइए इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो पूरा इफेक्ट है ना यहां से लेकर यहां तक कि एक पॉइंट के बाद रेट सडन फोटोसिंथेसिस की डिक्रीज हो जाती है, आप बताइए इस पूरे इफेक्ट को बोला जाता है सोलेराइजेशन। मतलब क्लोरोफिल का डैमेज होना क्या कहलाता है? सोलेराइजेशन। क्या कहलाता है? सोलेराइजेशन। इसका मतलब एक पॉइंट से ज्यादा लाइट गिरने पर क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है और क्लोरोफिल के डैमेज होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डाउन चली जाती है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डाउन चली जाती है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास। आप बताइए कि भाई मान लीजिए हमारे पास तीन तरह के कोई प्लांट है। एक प्लांट मैं बताऊं कि जैसे प्लांट ए, ऐसे मैं बताऊं कि ये एक प्लांट बी, ऐसे ही मैं बताऊं कि ये एक प्लांट सी। ठीक है, ये तीन प्लांट है हमारे पास। ये इन प्लांट्स की मीजोफिल सेल है। ठीक है, कौन सी सेल है? तो हम बताएंगे कि मीजोफिल सेल है। ये एक ऐसा प्लांट है जो हाई लाइट इंटेंसिटी पे सरवाइव करता है और बी प्लांट लो लाइट इंटेंसिटी पे सरवाइव करता है और सी प्लांट ऐसी जगह पे रहता है जहां पर लाइट ऑप्टिमम रहती है, ना ज्यादा ना कम। तो बताइए जो प्लांट ए है इस पर लाइट कैसी आ रही है? तो हम कहेंगे प्लांट ए पर हाई लाइट इंटेंसिटीज आ रही हैं। प्लांट बी पर आप बताइए लो लाइट इंटेंसिटी मतलब कम लाइट आ रही है ना। और प्लांट सी पर हम बताएं कि भाई ऑप्टिमम लाइट आ रही है, जितनी प्लांट को लाइट चाहिए उतनी लाइट प्लांट पर आ रही है। आप बताइए हाई लाइट, लो लाइट और ऑप्टिमम लाइट, तीन लाइट हमने बता दी। अब आप बताइए कि अगर हाई लाइट इंटेंसिटीज आएंगी ना तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट वो फॉलिंग लाइट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा लाइट है, एरिया आपको ज्यादा नहीं रखना है, एरिया आपको कम रखना है। कम एरिया रखना है तो आप क्या हो जाओगे? परपेंडिकुलर, है ना। तो आप बताओ फॉलिंग लाइट के जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो आ जाएंगे पैरेलल। मतलब ये जो साइड वाली वॉल्स आपको दिख रही हैं और जो आपको लाइट दिखाई दे रही है उसके क्लोरोप्लास्ट पैरेलल हो गया। इससे क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट का सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो लाइट प्रॉपर ज्यादा नहीं मिल पाएगी, इसलिए प्रॉपर लाइट आने की वजह से वो बढ़िया मस्त रहेगा और क्लोरोफिल डैमेज नहीं होगा। दूसरा है लो लाइट का केस। तो लो लाइट के केस में आप बताओ कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो फॉलिंग लाइट के क्या हो जाते हैं? फॉलिंग लाइट के परपेंडिकुलर। यहां कैसे हैं? पैरेलल। यहां कैसे हैं? परपेंडिकुलर। पैरेलल फॉलिंग लाइट के हो गए, परपेंडिकुलर फॉलिंग लाइट के हो गए, तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज्यादा लाइट मिलेगी। लाइट कम है तो आप बताइए कि ज्यादा लाइट मिलेगी। और तीसरा है ऑप्टिमम लाइट। ऑप्टिमम लाइट में आप बताइए कि क्लोरोप्लास्ट कैसे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि एनसीईआरटी में ना एक जगह पे क्वेश्चन छुड़वाया था। एनसीईआरटी में टॉपिक था वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। वहां पर एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था सेकंड पैराग्राफ के अंदर कि क्लोरोप्लास्ट के अलाइनमेंट के बारे में, कि क्लोरोप्लास्ट कब पैरेलल होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कब परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि हाई लाइट इंटेंसिटीज पर क्लोरोप्लास्ट पैरेलल, लो लाइट इंटेंसिटी पर परपेंडिकुलर और ऑप्टिमम लाइट पर ये रैंडम प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में लाइट के बारे में इतना दिया गया है, आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा बच्चे अफेक्टिंग फैक्टर्स में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चलिए दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप याद करिएगा
कि फोटोसिंथेसिस का ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेन या मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, तो आप बताते हैं कि एटमॉस्फेयर में CO2 0.03% से लेकर 0.04% के आसपास है। ऑन एवरेज अगर हम मान लें इसको, तो 360 माइक्रोन पर लीटर के आसपास CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मतलब 300 से 400 के बीच में। सही है। अब आप बताइए, हमारे पास दो टाइप के प्लांट्स हैं। फर्स्ट प्लांट है हमारे पास C3 प्लांट्स, हमने पढ़े हैं, और सेकंड हमारे पास है C4 प्लांट्स। दो तरह के प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स है C3 प्लांट्स और दूसरे प्लांट्स है C4 प्लांट्स। आप बताइए, C3 प्लांट्स की जो डिमांड होती है CO2 की, वो होती है 450 माइक्रोन पर लीटर तक, कि हम इस CO2 पर बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। और C4 प्लांट्स की डिमांड होती है 360 माइक्रोन पर लीटर तक, कि हम इस CO2 कंसंट्रेशन पर बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। आप बताइए, एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो 360 है, C4 को चाहिए कितनी, 360। तो इसका मतलब C4 के लिए तो सफिशिएंट CO2 प्रेजेंट है, लेकिन एटमॉस्फेरिक CO2 C3 प्लांट के लिए हमेशा लिमिटिंग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि C3 प्लांट की डिमांड 450 की है, लेकिन एटमॉस्फेयर में CO2 360 माइक्रोन पर लीटर ही है। इसका मतलब नेचुरली उस प्लांट को उतनी CO2 नहीं मिल पा रही जितनी CO2 की उसकी डिमांड रहती है। जितनी CO2 की उसकी डिमांड रहती है, उतनी CO2 उसको नहीं मिल पा रही है। तो आप बताएंगे कि यहां C3 प्लांट्स के लिए अगर हम CO2 को इंक्रीज करके 500 माइक्रोन पर लीटर तक ले आए, तो आप बताइए कि जो फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होगा। लेकिन इसके बाद आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाई CO2 कंसंट्रेशन पर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एसिडिटी बढ़ा देती है CO2 और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ने इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन की भी बात करी है। वहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि अगर इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि स्टोमेटा ही बंद हो जाएंगे, तो गैसेस एक्सचेंज कम हो जाएगा। ये आपको समझना होगा। दूसरी तरफ है C4 प्लांट्स की बात। तो C4 प्लांट्स के बारे में याद करना है कि इनकी डिमांड तो 360 माइक्रोन पर लीटर है, एटमॉस्फेयर में भी उतनी है, इसलिए ज्यादातर ये लिमिटिंग नहीं होती। तो C3 प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेरिक CO2 हमेशा ही एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। ये आपको समझना होगा। यहां पर दूसरी बात आपको एक और समझनी है कि अगर आप चाहते हैं कि CO2 फोटोसिंथेसिस में काम करे, अगर आप चाहते हैं कि CO2 फोटोसिंथेसिस में काम करे, तो उसके लिए जरूरी क्या है? लाइट का होना। क्योंकि CO2 काम करती है डार्क रिएक्शंस में, है ना। आप याद करिए कि CO2 यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शंस। और आप बताइए, CO2 के डार्क रिएक्शन के में काम करने के लिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। तो आप बताइए कि एट लो लाइट नाइदर प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन। कि अगर आपने कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ा दी है लेकिन लाइट आपने दी ही नहीं, तो आप बताइए कि कोई प्लांट, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, उस CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर लाइट नहीं है तब तक आपके पास प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। यह आपको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप ये बताइए कि C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में से ज्यादा डिमांड CO2 की किसकी है? तो बच्चा कहता है कि सर C3 प्लांट्स की डिमांड ज्यादा है। तो आपको मैं बताऊं, इकोलॉजी में ना एक टॉपिक आता है ग्रीन हाउस, है ना। तो आप बताइए कि जैसे मान लीजिए ये एक ग्रीन हाउस एरिया है। आप बताइए, ग्रीन हाउस एरिया में CO2 सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इकोलॉजी देखेंगे तो इकोलॉजी के अंदर एक ऐसे आपको चार्ट दिया गया है गोल करके, उसमें कंसंट्रेशन समझाइए कि CO2 की कंसंट्रेशन आपको ग्रीन हाउस एरिया में सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है। अब आप बताओ कि कोई ग्रीन हाउस एरिया है और आपको वहां पर किसी प्लांट को ग्रो करवाना है, और ग्रीन हाउस एरिया में ज्यादा अमाउंट किसकी है? CO2 की। तो आप बताइए हम किसको वहां पर ग्रो करवाएं, C3 को या C4 को?
तो बच्चा कहता है कि जब CO2 वहां पर ज्यादा है तो आप इस एरिया में एक C3 प्लांट को ग्रो करवाइए। अब C3 प्लांट को ग्रो करवाने से क्या होगा, आप बताइए। C3 प्लांट को ग्रो करवाने से उस प्लांट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां CO2 की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। CO2 ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन क्या हो गया, प्लांट का बढ़ गया। आप बताइए, इसे हम नाम देते हैं CO2 फर्टिलाइजिंग इफेक्ट। ये ध्यान रखिएगा आप, CO2 फर्टिलाइजिंग या CO2 फर्टिलाइजर इफेक्ट, दोनों का मतलब एक ही है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम किस लिए यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और आप बताइए, एटमॉस्फेरिक CO2 यहां पर इस प्लांट C3 प्लांट के लिए एक फर्टिलाइजर का ही काम कर रही है, जो कि इसके प्रोडक्शन को क्या करती है, इंक्रीज, है ना। और इसमें एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिया है टोमेटो और बेल पेपर का, शिमला मिर्च और टमाटर का, कि शिमला मिर्च और टमाटर का प्रोडक्शन आजकल हम इससे इंक्रीज कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एनसीईआरटी में ये पूरा ऐसा का ऐसा ही आपको दिया गया है, इसको आप पढ़िए, है ना, आपको अच्छा लगेगा एनसीईआरटी के साथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तीसरे नंबर पे जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्या, टेम्परेचर। बताइए, टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। आपको बेसिकली बताना है कि टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। जब आप एंजाइम टॉपिक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में तो आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिव होते हैं और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचुरेट हो जाते हैं। अब आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस हैं। एक है लाइट रिएक्शंस और एक है डार्क रिएक्शंस। ठीक है, आप बताइए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करें तो लाइट रिएक्शंस बोलो लेस एंजाइमेटिक हैं और डार्क रिएक्शंस मोर एंजाइमेटिक हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा एंजाइम्स किसमें काम करते हैं, डार्क रिएक्शन में। क्योंकि जो डार्क रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली आपको बताना है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। और बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं तो इसका मतलब, बायोकेमिकल रिएक्शंस होने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें एंजाइम्स बहुत सारे काम करते हैं। इसका मतलब डार्क रिएक्शंस आर मोर इफेक्टिव बाय टेम्परेचर एज कंपेयर टू लाइट रिएक्शंस। अगर हम लाइट रिएक्शंस की बात करें तो डार्क रिएक्शंस जो होती हैं उस पर टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट होता है। एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, आप इसको पढ़िएगा। और नंबर 4 पे जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चे, वो हमारे पास है वाटर की। जब हम वाटर की बात करते हैं तो बताएंगे कि वाटर बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब वाटर भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करता है। लेकिन आपको ना एक यहां पर याद रखनी है, मोर ओवर एक चीज आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए कि जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, वाटर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस के साथ साथ वाटर शो इफेक्ट ऑन ऑल ओवर प्लांट। कैसे? आप बताइए कि एक अपने पास प्लांट है, ये इसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा है, तो आप बताइए इसकी जो लीव्स हैं वो खिली खिली होंगी, अपनी शेप में होंगी लीफ, सही है। लेकिन अगर आप बताइए कि किसी प्लांट में पानी की अमाउंट कम है तो आप बताएंगे कि उसकी लीफ विल्टेड लीफ होंगी। यहां विल्ट का मतलब होता है मुरझाना, तो मुरझाई हुई लीव्स होंगी। विल्ट होना मतलब मुरझाना, मुरझाई हुई लीव्स होंगी। इसका मतलब केवल जो
वाटर होता है वो केवल फोटोसिंथेसिस पर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए काम करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे प्लांट पर इफेक्ट होता है उसका। क्योंकि अगर लीव्स मुरझा जाएंगी ना बच्चे, तो साइज छोटा हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो आप बताइए उससे प्रॉपर लाइट भी नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्लियर करूं यहां पर मैं, ये एनसीईआरटी में इतना आपके पास इफेक्टिंग फैक्टर के बारे में है। पूरा चैप्टर आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया है 5 लेक्चर्स में, बढ़िया से। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और जल्दी ही मैं और भी नए नए चैप्टर्स आपके लिए लेके आने वाला हूं।